हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे। तो साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने इस चैनल पर उत्तर प्रदेश सुपर टेट का प्रीवियस ईयर यानी कि प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 यानी कि जो 69,000 भर्ती में परीक्षा हुआ था सुपर टेट का, उसका साथियों सलूशन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो साथियों बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, छोटे छोटे भागों में हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट की तैयारी बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं। आपका जो साथियों 69,000 भर्ती में परीक्षा हुआ था, उसका साथियों परीक्षा तिथि है 6 जनवरी 2019। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुआ था। उसका साथियों आज हम हिंदी वाला भाग देखेंगे, हिंदी। ठीक है, तो वीडियो साथियों बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और किस तरीके के प्रश्न जो है आपके सुपर टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट के भी जो है सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए साथियों बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी को सॉल्व करते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ भी आपको जो है मिलता रहेगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। एक बार यहाँ से वीडियो आप देखिए और एक बार उस तरह से पढ़िए तो आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और आप सभी को पता ही है कि प्रीवियस ईयर आपके सभी परीक्षाओं के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो साथियों बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाएगी, तो चैनल से जरूर जुड़े। चलिए साथियों, हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर साथियों ध्यान से देखिएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कौन से प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय। तो पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है अव्यय। तो पहले साथियों आप समझिए कि प्रत्यय क्या होते हैं। साथियों जिस शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़ करके जोड़े जाते हैं, जिसके कारण उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो साथियों प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका साथियों होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो है पूछा गया है कृदंत प्रत्यय के बारे में। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्री। तो क्री से आपका हो गया क्रिया, यानी कि कृदंत प्रत्यय किसके साथ जोड़े जाते हैं? क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के शब्दों के साथ जुड़ते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, जो कृत प्रत्यय से बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। और कृदंत का जो संधि विच्छेद अगर हम करें तो कृत धन अंत यानी कि क्रिया के अंत में। ठीक है, तो इसका साथियों उदाहरण जैसे देखें कि लिख आपका क्या साथियों? ये आप कहेंगे कि क्रिया है लिख, और लिख में जब हम अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका साथियों लेखक। ठीक है, तो ये आपका कौन सा शब्द हो गया? कृदंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए और ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। अगर आप साथियों फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला है वैज्ञानिक, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है बहुज्ञ, चौथा है शास्त्रज्ञ। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं साथियों? एक शब्द में व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर साथियों अन्य जैसे है कि जो सबसे आगे रहता हो उसको क्या कहेंगे? अग्रणी। जो बीत गया उसको कहेंगे अतीत। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है साथियों? अपराह्न, जिसको हम साथियों कहते हैं पीएम। ठीक है, शरीर का कोई भाग क्या कहलाता है? अवयव। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंडज। ठीक है, तो ये रहे आपके साथियों अन्य प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो साथियों सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके जो है पहला ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो साथियों सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इस पत्रिका को पहली बार कहां से? वाराणसी से प्रकाशित किया गया था और वर्तमान समय में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से प्रकाशित किया जाता है। थोड़ा डिटेल में जानते रहिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न बनता है आगे की परीक्षा में तो वो आप जो है हल कर ले जाइए। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साथियों चिदंबरा किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए साथियों, क्या मैथिली शरण गुप्त की है, क्या सुमित्रा नंदन पंत की है? ठीक है, आगे के ऑप्शन को आप देखिए। ठीक है, आगे के ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, इसके बाद जो है उत्तर बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और रामधारी सिंह दिनकर। तो साथियों चिदंबरा जो है आपका सुमित्रा नंदन पंत का है। तो बी वाला ऑप्शन जो था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1968 में। ये आप सन भी याद करते रहिए। ठीक है, पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1968 में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा।
तो महान में आपका जो है तो आप प्रत्यय लगाने से आपका क्या बनेगा, तो यह बनेगा आपका, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी महत्त्व है, महत्त्व है। अगर हम साथियों शुद्ध वर्तनी की बात करें तो एक महत्व साथियों इस तरह से देखिए लिखा गया है, और इसका शुद्ध वर्तनी साथियों इस तरह से होता है, यानी कि माँ हा आधाता आधाता वा, यानी कि 2 बार आधाता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से शुद्ध वर्तनी होती है, जो कि ऑप्शन सी वाला लिखा गया है, बिल्कुल सही जवाब है। तो महान शब्द में अगर त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा आपका महत्व, ठीक है। ये आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा, जो त्वा है आपका साथियों, जो त्वा है आपका, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आपको साथियों चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आगे किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देखना है, ठीक है। बाकी इसके बाद 2018 का 68,500 भर्ती का भी सलूशन करवाया जाएगा, इसके लिए चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर ले। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी संज्ञा दी है, बीजोपन काल या आदिकाल या वीरगाथा काल या चारण काल। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों बीजोपन काल, क्या, बीजोपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है, बीजोपन काल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल की संज्ञा दिया था, किसको, आदिकाल को, ठीक है। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि एक बार में आपको चीजें याद हो जाएं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हिंदी शब्द साथियों क्या संस्कृत का है, क्या फारसी का है, क्या हिंदी का है, क्या अरबी का है। तो हिंदी शब्द तो हिंदी का हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फारसी का, ठीक है, फारसी से लिया गया है, ठीक है। तो जो हिंदी शब्द है वो किस शब्द का किस भाषा से लिया गया है, फारसी से लिया गया है। पहले देखिए हिंदू जो यहाँ के निवासी थे वो अपने देश को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। फिर हिंदू से साथियों हिंद कहने लगे, और फिर जो है हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई, यानी कि ई प्रत्यय लगने से हिंदी बन गया। जब हिंद में बड़ी ई प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, हिंदी। और जब हिंदी बन गया तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। फारसी भाषा से हिंदी शब्द को लिया गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है हिंद से क्या बन गया, हिंदी, और हिंदी को ही क्या कहने लगे, यहाँ की भाषा कहने लगे, ठीक है। तो ये आपका हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो साथियों तत्सम शब्द, ठीक है। तो देखिए आंख साथियों क्या है, ये आपका तत्भव है, तत्भव, तत्भव, ठीक है। और पांव भी आपका तत्भव है, गांव भी आपका तत्भव है। ये गृह है, गृह साथियों आपका क्या है, तत्सम है, ठीक है। क्योंकि जो ये गांव है, गांव क्या है, तत्भव है, तो तत्भव का जो तत्सम रूप है वो आपका होता है गृह, ठीक है। तो साथियों अगर हम देखें कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम, जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा तत् प्लस सम, यानी कि उसके समान। तत् माने उसके और सम मतलब समान, उसके समान अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। हिंदी के अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आ गए, ठीक है। हिंदी में साथियों जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे थे जो डायरेक्टली संस्कृत से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। गृह क्या है साथियों, तत्सम शब्द है। बाकी तीनों क्या है साथियों, तद्भव। तद माने उसके और भव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। जो संस्कृत से बदल करके जो है दूसरी तरह से प्रयोग होने लगे, दूसरे प्रकार से। जैसे गृह एक तत्सम है तो इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा, गांव, ठीक है, गांव। तो ये आप समझ गए होंगे, तत्सम तद्भव। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए साथियों किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला जो है निर्देश दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांट कर लिखिए। यानी कि एक गद्यांश दिया गया है और उसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है। ये जो साथियों गद्यांश आपके 2019 के 69,000 भर्ती में आया था, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास से इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है।
आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया गया था साथियों, गद्यांश। अब इससे हमको उत्तर छांटना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न गद्यांश का। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। ठीक है, तो बेहद सरल, अभी आपने पढ़ा कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसको बना लिया है, तो आपका पाखंड और दिखावे को, पाखंड और दिखावे को। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया है। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो अभी आपने पढ़ा कि छलने की कला का उपयोग हम क्या करते हैं, खुलकर करते हैं, खुलकर। ठीक है, वो ऊपर हमने अभी गद्यांश में पढ़ा था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको साथियों जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। आपने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, अब आगे आपका जो है अलंकार से प्रश्न आ गया। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो साथियों ये आपका इन उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है पूछा गया है। तो देखिए साथियों, जहां पर आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपको साथियों ये योजक चिन्ह आपको मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि 99%, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप ट्रिक माने तो 99% साथियों आपका रूपक अलंकार होता है। कौन सा, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लीजिए साथियों, उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप निषेध रहित दिखाया जाता है, यानी कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, विभेद रहित आरोप किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता हो गया कि आपके जो है अलंकार से किस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो साथियों लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों में, ताकि अन्य साथी भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ये सब चीजें देख पाएं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा साथियों, क्या लिखा गया है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु ना विराजई, कविता बनिता मित्र। ठीक है, अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। ठीक है, तो किस कवि की हैं साथियों ये पंक्तियां, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों केशव दास। किसकी हैं, केशव दास की ये पंक्तियां हैं। इसको आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास में केशव दास रीतिकालीन अलंकारवादी कवि हैं। सुंदर लक्षण, सुंदर रंग एवं सरस गुण वाली स्त्री, कविता एवं मित्रता कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अलंकार के बिना तीनों ही क्या होते हैं, विभूषित नहीं होते हैं। ठीक है, तो साथियों ये आपका हो गया केशव दास की पंक्तियां। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची पूछा है, जिसका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 3 सरस्वती जी के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा। तो वीणा पाणी, यानी कि वीणा पाणी, वीणा जिसके हाथ में है अर्थात कौन, सरस्वती, अर्थात ये तो है भारती भी हम सरस्वती जी को कहते हैं। वाग देवी यानी कि बोल भाषा की देवी किसको कहते हैं, सरस्वती जी को कहते हैं। लेकिन जो आपका साथियों ऑप्शन डी है जाह्नवी, जाह्नवी साथियों किसको कहा जाता है, गंगा को। किसको कहा जाता है साथियों, गंगा जी को कहा जाता है। देखिए जाह्नवी शब्द किसका जो है, सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अन्य जो है सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है, गंगा है। क्या है, गंगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो पे अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं, मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं, तो कौन से शब्द हैं साथियों, सर्वनाम पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि संबंध में साथियों आपको पता है किससे से ये सभी जो मतलब एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। अनिश्चयवाचक में साथियों आपके जो निश्चित ना हो, जैसे कोई हो गया। ठीक है, प्रश्नवाचक में आपका किसने या कौन, ये सभी हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपके हो गए क्या, जो है ये आपके हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर हम बात करें मैं, तो मैं क्या होता है साथियों, उत्तम पुरुष होता है। हम भी उत्तम पुरुष होता है। बाकी तू तुम ये कौन क्या होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं। ठीक है, आपने एक पहले बचपन में याद किया होगा, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी कि मैं हम सब ये सभी किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। और जो तू तुम ये हैं ये मध्यम पुरुष में, और बाकी जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो आपको साथियों पता होना चाहिए कि जो महाप्राण व्यंजन होते हैं वो साथियों आपके सभी जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग आपके हैं, एक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जो 5 वर्ग हैं, इन वर्गों के साथियों दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। तो अल्प प्राण, महाप्राण,
की एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। 2-3 दिन में एक वीडियो आएगा, छोटी सी 2 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें साथियों आप जान पाएंगे कि कैसे हम अल्प प्राण महाप्राण को पहचान पाएंगे साथियों, बिना किसी ट्रिक के साथियों। जो है आप हमेशा के लिए कभी भूलेंगे ही नहीं, इतना बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साथियों चारों ऑप्शन में देखना है कि ये देखिए पहला अच्छा लगा का, तो का आपका जो है अल्प प्राण है, ठीक है। उसी प्रकार तो ये गलत हो गया। इसके बाद या रा लावा, इसको क्या कहते हैं साथियों, अंतस्थ वर्ण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए साथियों, ये तीसरा आ गया, तीसरा अक्षर, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए खा, छ, ठा, था, फा, यानी कि ये आपके जो है हर वर्ग के दूसरे अक्षर हैं, हर वर्ग के दूसरे अक्षर हैं, तो इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन भी सही हो गया, जो है आपके ये महाप्राण व्यंजन में आते हैं, ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर साथियों आपके समास से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो प्रथम शब्द जब साथियों आपका संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है साथियों? आपका द्विगु समास होता है। साथियों आपके समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कैसे याद करेंगे? अब तक, द, आपका आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्विगु समास और दा से द्वंद्व समास। तो आपके 6 प्रकार के होते हैं। द्विगु समास में प्रथम जो शब्द होता है, प्रथम पद जो होता है वो आपका संख्यावाची होता है। कर्मधारय में विशेषण, पहला आपका विशेषण होता है, ठीक है, विशेषता बताने वाला, ठीक है। और तत्पुरुष में आपका जो है यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है। और बहुव्रीहि समास जो है ये शब्द किसी तीसरे को जो है क्या करते हैं? इंगित करते हैं। जैसे दशानन हो गया, यानी कि 10 मुख है, जिसके अर्थात कौन? रावण। तो यहाँ पर आपका जो है संख्यावाची वाला कौन है? द्विगु समास है, ठीक है। अगर साथियों हम व्याख्या देखें द्विगु समास का, तो देखिए यहाँ पर प्रथम जो शब्द होता है संख्यावाची और द्वितीय संज्ञा होता है। जैसे इसके अन्य उदाहरण आपके नवरात्र हो गया, सप्त सिंधु हो गया, त्रिलोक हो गया, पंचमढ़ी हो गया, त्रिकोण हो गया, दोपहर हो गया, ठीक है। इसमें सभी में देखिए नौ, सप्त, त्रि, पंच, त्रि, दो, सभी में पहला पद क्या है? संख्यावाची है, ठीक है। चलिए साथियों अगला जो प्रश्न है आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर साथियों आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। तो समझिएगा, जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्तियों में आत्मा के साथ मांसहीन, बुद्धहीन आदि गुणवाचक संज्ञा है, जो विरोध का आभास है। आत्मा का कोई आकार रूप गुणधर्म नहीं होता, इसलिए साथियों केवल विरोध का आभास हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए साथियों यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह साथियों कौन सा है? जैसे कि आपका माता पिता लिखा जाता है तो उसके प्रयोग में इस तरह से चिन्ह प्रयोग किया जाता है माता पिता में, तो इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये जो डैश लगाते हैं छोटा सा, इसी को साथियों योजक चिन्ह कहते हैं। देखिए योजक चिन्ह ये है, ठीक है, यहाँ पर आपका सिंबल बना है। तो यहाँ से आपके साथियों एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये साथियों जो एक कामा लगता है, छोटा सा कामा, इसको साथियों कहते हैं अल्प विराम, और जो एक साथियों पाई खींची जाती है इसको पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। साथ में आपके जो आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह साथियों ये जो आपका प्रश्न में पूछा गया था, देखिए छोटा सा डैश करके हंस पद, देखिए इस तरह से हंस पद जो है आपका एक ऐसे हंस पद इसलिए प्रयोग किया था, जैसे आप कोई पंक्ति लिख रहे हैं, बीच में कोई शब्द छूट गया तो यहीं पर आप हंस पद बना करके वही नीचे वो शब्द लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हंस पद हो गया। लाघव चिन्ह यानी कि छोटा करने के लिए, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, तो आप देखते होंगे डॉक्टर को 60 में ऐसे लिख के यहाँ पर एक छोटा सा ये चिन्ह बना दिया जाता है, ये आपका हो गया, इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। अर्ध विराम कहते हैं, कामा के ऊपर एक बूंदी भी हो तो उसको अर्ध विराम कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या कहलाता है? देखिए जहां पर प्रश्न पूछा जाता है लास्ट में प्रयोग किया जाता है निर्देशक चिन्ह, ऐसे लंबा सा डैश। योजक चिन्ह की तरह ये छोटा सा नहीं होता, ये लंबा सा होता है, ठीक है। कोष्टक ये देख लीजिए आप, ठीक है, ऐसे ऐसे। और रेखांकन ये जो नीचे शब्द के नीचे ऐसे खींचा रहेगा रेखांकन। और लोप चिन्ह, ठीक है, लोप चिन्ह ऐसे डैश डैश करके रहता है, इसको कहते हैं लोप चिन्ह, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो देखिए साथियों बुद्धिमान शब्द कौन सा शब्द है? तो ये आपका साथियों है विशेषण, ठीक है। यह एक बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान लड़का है यानी कि लड़के की क्या विशेषता है? बुद्धिमान, तो क्या हो गया? विशेषण हो गया बुद्धिमान, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपका बड़ा,
काला, लंबा आदि और बुद्धिमान शब्द को विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे यह बड़ा सांप है, यह काला घोड़ा है, यह लंबा लड़का है, यह बुद्धिमान आदमी है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं। इसीलिए क्या है साथियों, ये सभी क्या है आपके हो गए, ये सभी आपके विशेषण हो गए। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, और हिंदी का ये लास्ट प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर। कवि का स्त्रीलिंग है। तो साथियों कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, कवयित्री। ये साथियों आपका शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। देखिए इस तरह से कवित्री नहीं लिखा जाता, सब गलत है, ठीक है। कवित्री में आपका साथियों का, वा या पे छोटी ई की मात्रा और तरा पे बड़ी ई की मात्रा, कवयित्री, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध हो, जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत जाने जाते हैं, माने जाते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। घड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है। लड़की स्त्रीलिंग है। कुर्सी स्त्रीलिंग है। छड़ी स्त्रीलिंग है। नारी, ये सभी क्या है साथियों, स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से कवयित्री भी आपका क्या है साथियों, स्त्रीलिंग है। ये आप देख लीजिए, ध्यान से ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों आपको चीजें पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल से जरूर जुड़े और फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। और मुझे साथियों इंस्टाग्राम और फेसबुक और साथियों जो है एक्स यानी ट्विटर पर जरूर फॉलो कर ले। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको सभी परीक्षाओं से रिलेटेड अपडेट और जानकारी दी जाती है। चलिए साथियों अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।